जो कल हमने किया था धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, और उसके बाद हमने किया था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। ये चीज़ें हम कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो करना है अम्ल तथा क्षारक की आपस में अभिक्रिया। अभी तक हम दो तरीके की अभिक्रियाएं कर चुके हैं। पहला हमने किया था अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। उसमें क्या बना था, सॉरी, अम्ल और धातु की अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ जब अभिक्रिया की थी तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस, ये बनी थी जब धातु ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की थी। जब दूसरी चीज़ हमने की थी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, पानी बना था और उसके साथ लवण, ठीक है ना। दोनों अलग अलग है, कैसे अलग है वो भी आपको समझ लेना। जैसे कि अगर आपको दो रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, एक में तो निकल रही है हाइड्रोजन गैस, एक में CO2 + H2O है, तो इसके अंदर पक्का अम्ल के साथ कौन होगा, अम्ल के साथ पक्का कौन होगा, धातु, या फिर क्षारक के साथ कौन होगा, धातु, ठीक है। दूसरे में अगर यहाँ पे CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और साथ में पानी बन रहा है, तो यहाँ पे अम्ल के साथ पक्का कौन होगा, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज़ें हम यहाँ तक कर चुके हैं। लवण मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि लवण तो यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है। जो हमें पहचानने में मदद करेगा वो तो ये दोनों है ना, ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। लवण तो बनेगा ही बनेगा, वो तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी लवण बनेगा। इसे आगे वाली जो पढ़ेंगे उसमें भी शायद बने, लेकिन पहचानने में आपको मदद कौन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और इससे आगे वाले में कुछ और निकलेगा, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब हमें बात करनी है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक है ना, दोनों यूँ समझ लो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। और जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, एक मान लो प्लस है और एक माइनस है, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, जुड़ेंगे। एक प्लस है और एक माइनस है, चलो इसी को मैं कहता हूँ। अब बताओ, यानी इसने इसको ख़त्म कर दिया, इसने इसको ख़त्म कर दिया। दोनों देखो, ये 4 ये भी है, 4 ये भी है, लेकिन दोनों बराबर के तकड़े हैं और दोनों की डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है। एक प्लस यानी कि इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है। जब दो चीज़ एक दूसरे के बराबर की तकड़ी हो और दोनों में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा, दोनों को ही ख़त्म होना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ख़त्म हो जाएगा दूसरा बच जाएगा, ये नियम तो आप सबको पता है, और यही नियम अम्ल और क्षारक के लिए भी लागू होगा, ठीक है ना। अगर एक अम्ल लिया हमने और एक क्षारक लिया और दोनों बराबर के तकड़े हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। यही यहाँ पे होता है। अगर अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है तो अम्ल क्षारक के प्रभाव को ख़त्म कर देगा और क्षारक अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देगा। और ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक का प्रभाव दूसरा ख़त्म कर देता है, दूसरा पहले का प्रभाव ख़त्म कर देता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल और क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा लवण और जल बनेगा। ऊपर जो हमने कल जो 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनसे ये अलग कैसे हैं, समझ आ रहा है। एक के अंदर हाइड्रोजन थी, एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, और यहाँ पे सिर्फ पानी, ठीक है ना। इसलिए ये अभिक्रिया उन दोनों से अलग है, क्लियर है। तो ये बना अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल, अम्ल आपको लिखना है। कल मैंने आपको शायद अम्ल भी कुछ लिखवाए थे, कुछ क्षारक भी लिखवाए थे, है ना। वो आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। जैसे मैंने अम्ल लिखा, मान लो कुछ भी लिखो आप, HCl लिख लो चाहे, लेकिन अम्ल तो होना चाहिए।
इसके साथ सारक होना चाहिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर उठना चाहिए कि ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों हैं। तो अभी मैंने आपको बताया संयोजकता से बना ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अम्ल क्षारक, ठीक है, ये क्षारक क्यों है, ये अम्ल क्यों है, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, आप पहचान भी लेते हो ये कि यही अम्ल है और यही क्षारक है। ठीक है, अब इनकी जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो पहले यहाँ से H2O को निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी तो बनेगा ही बनेगा, बाद में देखते हैं कि लवण क्या बनेगा। तो ये रहा पानी। अब लवण क्या बनेगा इससे, देखो H2 ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये तो सारे निकल गए बाहर, बचा कौन, सोडियम, और ये सल्फेट बचा है। तो सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट तो बनेगा, यानी सोडियम भी होगा उसके अंदर, सल्फेट भी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जब भी कोई यौगिक बना रहे हो तो एक बार उसको चेक कर लो सही है कि नहीं है। और चेक कैसे करना है, तो सोडियम और सल्फेट बनाना है, तो ये रहा सल्फेट, ये रहा सोडियम, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये Na2SO4। राम गोपाल, कुछ आ रहा है समझ कैसे बन रहा है ये? तेरे को यही दिक्कत थी ना कि यहाँ से इधर बन तो जाता है, लेकिन वो बनता कैसे है, तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, पहले तो आपको क्या ध्यान रखना कि रिएक्शन किस चीज़ की हो रही है। तो रिएक्शन अम्ल और क्षार की हो रही है। अम्ल और क्षार में आपको पता है लवण और जल बनता है, जल वो रहा। अब हमें बनाना है लवण। लवण आपको अब पता चल गया, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट ही बनेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, सारी आपको पता चल जाएगी। फिर जैसे ही आपने ये बनाया तो अब देखो कि ये सही है कि नहीं। तो सोडियम की संयोजकता, सल्फेट की संयोजकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Na2SO4 बना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, Na2SO4 होना चाहिए, तभी ये सही होगा, वरना सही नहीं होगा। ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया का। और एग्जाम्पल लिखना है तो और लिख सकते हो, जैसे कि क्या था अपना HCl, यहाँ पे कुछ और ले लो, यहाँ पे KOH ले लो, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चाहे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे कैल्शियम ले लो, चाहे और कुछ ले लो। ठीक है ना। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो पानी तो बनेगा ही बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये KCl सही है कि नहीं वो आप खुद चेक करोगे। ठीक है, सही है, क्योंकि पोटेशियम की भी संयोजकता 1 है, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इस पूरे को एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, लवण और नीचे वो अभिक्रिया आप लिख लोगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो ये भी लिख सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, क्या अच्छा क्या, ठीक, ये तो आप भी लिख सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब इसका आंसर क्या होगा तो इससे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्डिंग अच्छी से आनी चाहिए। जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कम नहीं, खत्म, ठीक है ना, खत्म कर देते हैं।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख दो इसको, क्या लिखा है, क्या, खोल भाई। ये लिख लिया था ना? अब इसके बाद यहाँ तक हमने कर ली है 3 तरीके की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना? सबसे पहले धातु की, उसके बाद धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और उसके बाद अम्ल की क्षारक के साथ। ये 3 तरीके की अभिक्रियाएं हमने कर ली है। अब चौथी अभिक्रिया है, वो है अम्ल की, किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ। पहले वाली अभिक्रिया आपको पता है ना, लवण और जल बनेगा, मतलब वो कैसी अभिक्रिया होगी? उदासीन अभिक्रिया। लवण और जल अगर बन रहा है, किसी भी अभिक्रिया में बन रहा है, तो आप समझ जाओगे वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पक्का एक क्षारक और एक अम्ल मिला होगा, एक अम्ल और एक क्षारक पक्का आपस में मिले होंगे, तभी लवण और जल बन सकता है, अन्यथा तो बनेगा ही नहीं। वो हम पीछे वाली रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। अब जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई गई ना, तो भी लवण और जल बना। कैसे? ऐसे, अम्ल की किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ। तो बना लवण और जल। ठीक है, ऐसा हमने करके देखा तो ऐसा हुआ। अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो इससे? ये तो अम्ल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है? क्षारक है, यानी कि धातु ऑक्साइड है वो क्या है? क्षारक है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला? इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि धातु के ऑक्साइड है ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ से, अच्छा इसका एक एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो अम्ल के लिए कोई भी अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, चाहे H2SO4, चाहे जो भी लो। ठीक है, अब आपको लेना क्या है साथ में? धातु का ऑक्साइड। धातु कोई भी, चाहे आप पोटेशियम ले लो, चाहे आप कैल्शियम ले लो, चाहे आप कुछ भी लो। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब देखो एक बार के लिए कि ये कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है कि नहीं? सही है। संयोजकता कैल्शियम की 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो ये CaO बन गया। अगर आपको सोडियम ऑक्साइड लेना है तो ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ये भी धातु का ऑक्साइड है, सोडियम धातु है। देखो जरा धातु है कि नहीं? है ना धातु। अब ये बताओ ये सही है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है? सोडियम की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे Na2O बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या? लवण और जल। जल तो एक बार बना ही देते हैं, ये रहा जल। ठीक है, अब यहाँ से जल तो हमारा निकल गया है, एक H यहाँ से, O यहाँ से, बनेगा क्या? ये और ये क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो ये रहा कैल्शियम, ये रहा क्लोरीन। ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? CaCl2। और कुछ भी नहीं बनेगा, ना तो कैल्शियम यहाँ पे 3 आएगा, ना यहाँ 2 आएगा, कुछ नहीं। आपको ये तो पता चल गया ना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। जैसे ये पता चले तो कम से कम इसका फॉर्मूला तो सही लिखो। ठीक है ना? ये हुई हमारी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना? ये ठीक है। अब इसका क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो कैसे बनाओगे?
इसी चीज़ का क्वेश्चन। क्या होगा जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? हाँ, क्या होगा जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, या फिर अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, या अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, उसका आंसर ये होगा कि अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लिख लोगे ये क्वेश्चन? लिखो, फिर लिखो ना। और एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखना सीख गए तो छलांग लगाना भी सीख गए, समझ लें। ठीक है, उसकी फिर ये भी लिखो और ये भी लिखो। ये तो लिख लिया ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और जो हमने इसी से अंदाज़ा लगाया, वो क्या, कि धातु ऑक्साइड की किस प्रकृति के होते हैं, तो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। वैसे तो हमने पहले भी लिख रखा है ये, है ना, फिर भी दोबारा एक और लिख लो क्वेश्चन। क्या, धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। और क्यों। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के क्यों होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर, सबसे पहले अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ नोट करवा रहा हूँ, फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए उसका आंसर। अगर इसकी अभिक्रिया लिखनी है तो वही अभिक्रिया जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद चौथा होगा। चलो, ये हमने कर लिया है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ। तो अम्ल की अधातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की हुई है तो अधातु के साथ भी होनी चाहिए ना। तो जब हम अम्ल की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, तो इसका क्या होगा, अम्ल जब अधातु उस तरफ है, जैसे कि मैंने लिखा कार्बन धातु है कि नहीं, जो आड़ी तिरछी रहना है ना, उसके उस तरफ जो चीज़ें हैं वो सारी अधातु है। ठीक है, और जो उस तरफ नहीं है तो फिर ताल ठोक के बोलो कि वो अधातु नहीं है। ठीक है ना, ऐसे घबराओ मत, अगर डर गए तो फिर देख लेना। ये है कार्बन, आपको क्या करना है, अधातु का ऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब एक चीज़ और, ये CO बनाएं या CO2 बनाएं या CO3 बनाएं, तो आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। अगर ये बना है तो इसने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2। अगर ये बना है तो उसने अपने चारों के चारों दे दिए, तो ये तो बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, CO भी और CO2 भी। वो इसलिए हैं क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको समझ ये क्वेश्चन आना चाहिए, जो हम कार्बन का यौगिक है वो वाला चैप्टर, जो 4th चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी, कि इसने 2 तो इसको दे दिए, ठीक है, बाकी 2 कहाँ गए। तो बाकी 2 ये कार्बन है ना, ये एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है ना। इस कार्बन के ये अगले के साथ बना लेता है, ये अगले के साथ बना लेता है, और इसी को कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है ना। यही वो एक गुण होता है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे यौगिक बनते हैं। क्लियर है। कोई अभिक्रिया नहीं करता है।
ठीक है, यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे अमल प्लस कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब ए धातु के साथ अमल तो अभिक्रिया नहीं करते, चलो यहाँ क्या लिख देते हैं, हर एक हेडिंग अलग बनी हो। क्षारक के साथ किसकी अभिक्रिया, ए धातु ऑक्साइड के साथ। क्षारक ए धातु ऑक्साइड लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ठीक है ना, और इससे आपको यही पता चल रहा है लवण और जल किस अभिक्रिया में बनता है, उदासीन अभिक्रिया में बनता है। तो इसका मतलब क्षारक तो यहाँ पे है, तो यहाँ कौन होना चाहिए, अमल होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्या है, अमल है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है ना। क्षारक, अगर आपको क्षारक लिखना है, कौन सा क्षारक लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, ये लो। ठीक है, और अगर आपको लिखना हो तो मैग्नीशियम का लिख लो। चलो, यहाँ पे मुझे ए धातु का ऑक्साइड लिखना है, कोई भी ए धातु चूज कर लो वहाँ से। नाइट्रोजन चूज करोगे, नियोन चूज करोगे। अब एक चीज़ और, जो ये आखिर वाली लाइन है ना, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये जो है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ये है ना, ये शांत गैसें हैं। शांत मतलब बिल्कुल ठंडे, इनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आखिर वाला जो सेल है, जो आखिर वाला जो कक्ष है, वो पूरा भरा होता है। ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन तो करते ही नहीं है। जो नीचे क्रिप्टॉन और जिनोन है, वो जाके थोड़ी बहुत अभिक्रिया करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनका ऑक्साइड हम नहीं ले सकते। क्या सल्फर का? हाँ, सल्फर का ले सकते हैं। चलो, सल्फर, इसका हमें लेना क्या, ऑक्साइड। तो इसका O, अब SO लें या SO2 लें, SO3 या SO4। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो जल तो बनेगा ही बनेगा, ये रहा जल। ठीक है, अब और क्या बनना चाहिए, ये और ये तो पानी में चले गए, है ना। बना कौन, सोडियम और सल्फर। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बता ही रखी है कि पहले धातु लिखी जाएगी कि ए धातु, धातु बाद में ए धातु। ठीक है, तो सल्फर है ना, इसका क्या बनेगा, सल्फाइड बनेगा या सल्फेट बनेगा। ये तो नहीं है कि हम जैसे कि C और O तो कार्बन ऑक्साइड बनाना, ये तो नहीं लिखा हमने कार्बन ऑक्सीजन, है ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ बनेगा। पहले ये लिखा जाएगा तो सोडियम तो एज इट इज़, इसका क्या बनेगा, सल्फाइड या सल्फेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनेगा NaS। ठीक है, अब क्या ये सही है, तो पहले देखो Na के नीचे पैर में 1, सल्फर की 2, अभी हमने देखी संयोजकता 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2S। ठीक है ना, ये किसका लवण है, सोडियम का लवण। क्षारक की ए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसके अंदर ये बस आपका एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन तो ऐसे, या तो कि क्षारक की ए धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ए धातु ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से क्या बना हमारा, क्षारक ए धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। लिखो क्वेश्चन, घड़ी है किसी के पास, क्या टाइम हुआ,
क्या होगा ये, किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। और एक बात और याद रखना, जैसे ही रट्टा मारने की तरह बढ़े कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो ना? हर चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करना, लिख कर याद करने की कोशिश करना। अगर रट्टा मारने की कोशिश की तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इसके नीचे वो रिएक्शन लिखनी है, वो लिख लेना। चलो अब लेते हैं हम कुछ ब्रेक।